जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में अगर कई सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जिस तरह उसकी खुराक है, उसकी फैमिली है, हमारी सोशलाइजेशन है, हमारा समाज है, फिर हमारी हाउसिंग है, रेजिडेंस है, शेल्टर है। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे भी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसानी वजूद है, इंसानी बॉडी है। अगर इन आपकी बॉडी, आपका वजूद हेल्दी है, आप तवाना हैं, आप सेहतमंद हैं, तो तभी आपकी ज़िंदगी है, तभी आप एक फैमिली में, समाज में, माशरे में और अपनी एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती कंप्रोमाइज़्ड है, तो इसका मतलब है आप शायद उस लेवल पे, उस सतह पे फैमिली में, माशरे में, मुल्क में, बिजनेसिस में वो पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट ना कर सकें। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसी वैल्यू या इम्पोर्टेंस की वजह से, जिसको इंसानियत ने, बनी नौ इंसान ने, गवर्नमेंट्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोगों ने इसका अदराक किया, इसको अंडरस्टैंड किया और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इस्टेब्लिश किया। दुनिया का कोई भी माशरा, दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई भी रियासत हेल्थ केयर सिस्टम से बहरहाल खाली नहीं है। वहाँ पे छोटा बड़ा, हाई क्वालिटी का, लो क्वालिटी का, किसी भी सतह का हेल्थ केयर सिस्टम बहरहाल मौजूद है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, बल्कि सदियों पहले भी, जब से बनी नौ इंसान इस दुनिया में आई, हमारे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हव्वा इस दुनिया में आई, और हमारा परिवार, हमारी प्रोचनी, हमारी इंसानियत आगे आगे चली, तो अल्लाह ने क्योंकि इसके साथ इंसान की तख्लीक की मशक्क़त में की थी, तो डिजीज़ भी इसी मशक्क़त का, इसी आजमाइश का हिस्सा हैं। तो इन डिजीज़ को काउंटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इनकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हमें हेल्थ केयर सिस्टम को इस्टेब्लिश करना पड़ा। और वो हेल्थ केयर सिस्टम जो पुराना था, वो अपने लेवल पे जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ थी या उनका नॉलेज या स्किल था, उसको यूज़ करते थे जो बीमारियों को ट्रीट करने के हवाले से। अगरचा अल्लाह ने ही कुछ शफा देनी होती है, और इसमें कुछ शक को नहीं कि जो भी आजमाइश या जो भी मुश्किल आती है अल्लाह की तरफ से आती है, और वहीं उसको दूर करते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी की बहरहाल एक बड़ी वैल्यू है, तो उसी वैल्यू की निस्बत से फिर पूरी दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम एक मौजूद है। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में भी कई सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे भी मेडिकल मिस्टेक्स हैं, फार्मास्यूटिकल एरर हैं, प्रेस्क्रिप्शन मिस्टेक्स हैं, और यहाँ पे भी ब्लंडर होते हैं, यहाँ पे भी डिसऑनेस्टी भी है, करप्शन भी मौजूद है, और हर तरह के लोग पैरल या हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो इनकी जो प्रोक्योरमेंट के हवाले से या बाकी इरेगुलरिटीज़ के हवाले से आज हम नहीं बात कर रहे, क्योंकि वो शायद हमारे डिस्कशन के स्कोप से भी बाहर है। हम सिर्फ क्लिनिकल मिस्टेक्स की आज बात करेंगे, सिर्फ जो पुअर पेशेंट केयर के हवाले से या फार्मास्यूटिकल केयर के हवाले से बात करेंगे। तो जब हम क्लिनिकल मिस्टेक्स की बात करते हैं, जब प्रेस्क्रिप्शन एरर की बात करते हैं, तो उसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, 5 मेजर पिलर हैं, और ये वही पिलर हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद हेल्थ केयर सिस्टम के भी ये फंडामेंटल या बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला फैक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, वो चाहे फिजिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, स्टाफ नर्स हो। दूसरा जो फैक्टर है वो पेशेंट बजाते खुद है जिसकी ट्रीटमेंट करनी है। जो तीसरा फैक्टर है वो इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है। और जो चौथा है वो मेडिकेशन है, ड्रग है। और पांचवा जो प्रोसीजर है, जो अडॉप्ट करते हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो हेल्थ केयर या ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस चलती है, वो उसका भी बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये पांचों अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, टीम वर्क की शक्ल में और कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, तभी उसके आउटकम सूदमंद होंगे, बेनिफिशियल होंगे। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा तो उसके फिर आउटकम अनडिज़ायर्ड होंगे, अनवांटेड होंगे, वो अच्छे नताइज नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल जो प्रेस्क्रिप्शन एरर है, जो मेडिकल मिस्टेक्स है,
या पुअर क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर है, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्योंकि प्रेस्क्राइबर है, जो प्रेस्क्राइब कर रहा है, जिसके पास पेशेंट्स आके रिपोर्ट करते हैं। तो उसकी जो फंडामेंटल रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आते हैं, वो उसकी पुअर इंफॉर्मेशन हो सकती है, या उसका नॉलेज वो, या उसकी एक्सपीरियंस पुअर हो सकता है, जिसकी बुनियाद पे उसके उस लेवल के शायद प्रोफेशनल स्किल्स या एक्सपर्टीज़ नहीं है कि किसी डिज़ीज़ को वो मैनेज कर सके या उसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर सके। दूसरा फैक्टर, उसने शायद प्रॉपर वर्किंग नहीं की। जो पेशेंट उसके पास आया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, वो इन्फॉर्मेशन उसने प्रॉपर परसू करके उसको रिसीव करके प्रोसेस नहीं किया, जो उसको डायग्नोसिस में उसको हेल्प आउट करती। तीसरा फैक्टर जो इन्वॉल्व है, उसने शायद डायग्नोसिस में पेशेंट की जो उसकी डिज़ीज़ है उसकी भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं की। अगर उसके लीवर में प्रॉब्लम है तो मुमकिन है उसको लगा कि इसके स्टमक में इशू है, तो इसके जो बात कहने वाली है उसके डायग्नोसिस में उसने शायद कोई मिस्टेक की है। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि उसके पास जो लेबॉर्ट्री की डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन है वो शायद पूरी नहीं आ सकी, या उस लेवल की नहीं आ सकी जिससे वो एक रैशनल डायग्नोसिस कर सके। तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की प्रेस्क्राइबर की तरफ से ऐसी डेफिशिएंसी है जो पुअर प्रोफेशनल सर्विसेज या पुअर पेशेंट क्लिनिकल केयर की इंडिकेशन करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा फैक्टर पेशेंट बजाते खुद है। अगर पेशेंट को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेडिसिन की दी जाए और वो उसके हवाले से उसको अपनी बॉडी में उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करे तो वो काफ़ी हेल्प आउट करती है। लेकिन अगर उसकी कंसेंट ना हो, अगर वो कोऑपरेट ना करे, अगर वो उसको अंडरस्टैंड ना करे, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम के मेडिकल एरर के चांसेस मौजूद रहते हैं। फिर पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन का भी एक इशू है। अगर जो पेशेंट्स कई सारे एजुकेटेड होते हैं, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी को जानते भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको सफिशेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन हुआ है उसको ज़्यादा रैशनल वे से आगे इन्फोर्स कर सकें या इम्प्लीमेंट कर सकें। जो तीसरा फैक्टर है वो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है, वो अदारा है जहाँ पे पेशेंट आके एडमिट हुआ है और वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल HR इन्वॉल्व इंगेज हुए, उन्होंने उसको रिसीव किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अगर वो अंडर स्टाफ है, उनके पास पूरा स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो वो भी किसी मेडिकल इशू की रीज़न बन सकते हैं। अगर उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, सम टाइम कोई ऐसा टाइम होता है कि पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं या किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ का आउटब्रेक ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्लिनिकल या फार्मास्यूटिकल या मेडिकल मिस्टेक्स के एरर के चांसेस इनहेंस हो जाते हैं। अगर उसी इंस्टीट्यूशंस में 24/7 सपोर्ट अवेलेबल ना हो, वो सपोर्ट कौन सी, वो इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, इक्विपमेंट्स की, या और भी जो उन्हें सपोर्ट अवेलेबल होती है, वो अगर अवेलेबल ना हो तो वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अगर उसी इंस्टीट्यूशन में कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ना हो, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जो उनके HR है या दूसरे स्टाफ के लोग हैं, या उनकी जो एयर कंडीशनिंग है, उनकी जो क्लाइमेट है, वो अगर उस लेवल की नहीं है कि जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रॉपर्ली अपनी जो सर्विसेज या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक फैक्टर होता है मेडिकल मिस्टेक का। फिर इंस्टीट्यूशन का, हॉस्पिटल के अंदर भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बिज़नेस को ग्रैब करें। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके साथ साथ डिफरेंट और जो सप्लायर्स हैं या जो सर्विसेज या इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं
या डिजिटल प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अगर उनके हवाले से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो भी मेडिकल मिस्टेक की एक बुनियाद बन सकते हैं। जो चौथा फैक्टर है जो इसमें प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकता है वो फार्मास्यूटिकल है, वो मेडिकेशन का है, वो ड्रग्स का है। अगर ड्रग्स की लॉजिस्टिक एतबार से उसकी स्टोरेज में, उसकी सप्लाई में वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर अडॉप्ट नहीं किए जाते जो रिक्वायर्ड हैं तो वो भी मेडिसिन की क्वालिटी को हर्ट करते हैं। अगर उसकी डिस्पेंसिंग में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि फार्मासिस्ट उसने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज उस लेवल की नहीं वहाँ पर डिलीवर की जो रिक्वायर्ड थी, वो प्रेस्क्रिप्शन रिव्यू में, प्रेस्क्रिप्शन की एवेलुएशन में, या पेशेंट की काउंसलिंग में, या उनकी जो मेडिसिन डिस्पेंस होती हैं उसके हवाले से उसने अगर प्रॉपरली अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर नहीं की तो ये भी एक रीज़न होती है कि वो, क्योंकि काउंटर चेक करता है, वो एक सेफ्टी वॉल्व है इन बिटवीन द प्रेस्क्राइबर एंड पेशेंट। उसने मेक श्योर करना था कि कोई ऐसी ड्रग तो नहीं जिसका पोटेंशियल इंट्रैक्शन है, डोज, प्रोटोकॉल, रजीम में कुछ हो तो वो उसको हाईलाइट करता है, उसको मिटिगेट करता है, उसको रिड्यूस करता है। जो आखिरी है वो क्लिनिकल प्रोसीजर के हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें पता है जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स वो कीमोथेरेपी में और है, वो सर्जरी में और तरह का होगा, और वो वहाँ पे रेडियोथेरेपी में और तरह का होगा। तो इसी तरह की अगर कम्युनिकेशन का भी इशू हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट जो प्रोफेशनल हैं, स्टाफ नर्सिस है, फार्मासिस्ट स्टाफ है, फिर वहाँ पे रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, फिर प्रोक्योरमेंट का है, फिर और भी जो एचआर के लोग वहाँ पे इंगेज हैं, उनकी इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का कोई मैकेनिज़्म ऐसा मौजूद नहीं है, तो वो भी जो प्रोफेशनल क्लिनिकल सर्विसेज को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। और जो अगला जो फैक्टर है इसमें वो प्रेस्क्रिप्शन की, क्योंकि 2-3 उसके फॉर्मेट हैं। एक यूजुअली जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो राइटिंग प्रेस्क्रिप्शन है कि एक पेपर पे प्रेस्क्राइब कर देते हैं जो प्रेस्क्राइबर है। दूसरा जो आजकल पूरी दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर है वो डिजिटल है, कि डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन जिस फार्मेसी में पेशेंट जाना चाहे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है उसकी प्रेस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे जाके अपना जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड मीन हेल्थ कार्ड, या अपना फ़ोन नंबर या अपना फर्स्ट लास्ट नेम उनको बता के अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करके मेडिकेशन रिसीव कर सकता है। तो अगर वो रिटन प्रेस्क्रिप्शन है या टेलीफोनिकली वर्बल प्रेस्क्रिप्शन है या डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन है, किसी भी फॉर्मेट की अगर प्रेस्क्रिप्शन है उसमें अगर कोई ऐसा चांसेस भी होते हैं उसमें कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुई या अंडरस्टैंडिंग में या उसकी डिस्पेंसिंग में अगर इशू हो जाए तो वो भी बहरहाल इस मेडिकल और फार्मास्यूटिकल एरर की एक रीज़न बन सकता है। तो गोया जो मेडिकल एरर हैं या फार्मास्यूटिकल एरर हैं, क्लिनिकल एरर हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में इसका चांसेस मौजूद है, जिसको मैं समझता हूँ कि अपनी शख्सी और ज़ाती लेवल पे भी और अपनी फैमिली के हवाले से भी इस माशरे के अंदर भी कोशिश करनी चाहिए कम से कम हो, ताकि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में पब्लिक हेल्थ को ए हाईएस्ट पॉसिबल लेवल या स्टैंडर्ड पे हम ऑफ़र कर सकें। तो जा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।